हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एमएड एंट्रेंस 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का सितंबर में पेपर है एमएड एंट्रेंस 2024 का, तो उसी के लिए हम लोग जो 2023 में एमएड एंट्रेंस हुआ था वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, उसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो PYQ सॉल्व करने के क्रम में इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूँ और वो 2 क्लास में हमने आपको क्या क्या कराया था। भाषा योग्यता करा दिया था, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैंने आपको करा दिया था। भाषा योग्यता, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, भाषा योग्यता से 20 प्रश्न आते हैं, ये मैंने आपको करा दिया है। फिर इसके बाद मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता भी हमने आपको करा दिया है। मानसिक योग्यता से भी कितने 20 प्रश्न आते हैं। और हमने आपको करंट अफेयर्स भी करा दिया है। करंट अफेयर्स भी हमने आपको करा दिया है। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन हमने आपको पहले के 2 वीडियो लेक्चर में करा दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा अभी, तो उस प्लेलिस्ट में आपको पहले के 2 वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और वो 100 क्वेश्चन हमारा खंड द है, यानी सेक्शन डी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो कि स्पेशल एबिलिटी यानी बीएड से संबंधित जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। क्लास को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जो भी अन्य अभ्यर्थी हैं जो एमएड एंट्रेंस 2024 का फॉर्म भरे हैं BBSPU से, उनके पास एक बार प्लीज़ इस वीडियो सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे विद्यार्थी जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो वो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से तैयारी कर सकें। तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर ही आपको एग्ज़ाम से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। और इसके अलावा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर हमारे फॉलोअर कम हैं, तो ये पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। और एक चीज़ और कि जैसे ही आपका सितंबर में पेपर होता है एमएड एंट्रेंस 2024 का, तो उसके पेपर की पीडीएफ बना के या फिर अगर आप पीडीएफ बनाने नहीं जानते हैं तो फ़ोटो खींच के, इमेज आप खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद जो एडमिन वाला नंबर है वो मेरा नंबर है, तो आप व्हाट्सएप पे जब पेपर होगा तो पेपर की पीडीएफ या फ़ोटो आप ज़रूर भेजिएगा, ये आपका काम है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं मानूंगा कि आप मेरे लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतना कोशिश करते हैं कि आप लोग को सारी अपडेट दें, आप लोग को सारी सूचनाएं दें, और जितनी क्लास हम प्रोवाइड करा सकते हैं उतनी बेहतर क्वालिटी की क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको उचित लगे तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, मैं इसे अपना गुरु दक्षिणा समझूंगा। ठीक, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं, आप सोचते हैं कि ज़िंदगी आसान हो जाए, तो ऐसा सोचना छोड़िए, बल्कि खुद को मजबूत बनाना आप शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी से अपने आप को मजबूत बनाना शुरू कर देंगे, ज़िंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। और कभी ये मत सोचिएगा कि सही समय आएगा तो ये काम हम करेंगे।
कभी सही समय नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। ये हम आपको एमएड एंट्रेंस के रेफरेंस में समझाना चाह रहे हैं कि अभी तक आपने अगर कुछ तैयारी नहीं की है तो आप निराश मत होइए, अभी आपके पास बहुत समय है। तो सही समय का इंतज़ार मत कीजिए कि पेपर जब होने वाला रहेगा तो उसके 2-3 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। हर समय आपका सही है, जितने दिन बचे हैं ईमानदारी से आपको प्रिपरेशन करनी है। सर्दी का मौसम हो, गर्मी हो, बुखार आपको थोड़ी बहुत आ रही हो, नींद आ रही हो, सारे चीज़ों को त्याग के आपको तैयारी करना है। और अगर आप सारे चीज़ों को त्याग के तैयारी करते हैं तो आपका सही समय आ चुका है, समझिए, ठीक। तो आपको तैयारी मन लगा के करना है और एमएड की एक सरकारी सीट वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से पानी है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, तभी हमारा उद्देश्य पूरा हो पाएगा, क्योंकि इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं बेहतर विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के जो कैंपस है उससे एमएड कर सकें। और इसी लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है ऐसे शिक्षाविदों का निर्माण करना जो देश के शिक्षा व्यवस्था को बदलने में और बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। चलिए, आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। एक स्टेटमेंट है आपका या परिभाषा कह लीजिए। ये परिभाषा क्या है कि किसने कहा है कि जो शिक्षा है वो मनुष्य की जन्मजात जो शक्तियां हैं उनका स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। कि मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियां हैं उसको स्वाभाविक रूप से समरस रूप से प्रगतिशील विकास ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन आपको मिलता है ए फ्रोवेल, बी पेस्टोलॉजी, सी रेमंड और डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 51 का बी। ये कथन पेस्टोलॉजी के अनुसार कही गई है, ठीक। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फ्रोबेल ने शिक्षा का परिभाषा क्या दिया था। आप एक कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, वो आप नोट करते जाइएगा, ठीक। इस पूरे क्लास से आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी, तो ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़िए और जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए। तो फ्रोबेल ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी थी? उन्होंने कहा था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपने दैवी स्वरूप और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। फ्रोबेल ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी थी कि जो बच्चे हैं उनमें दैवीय शक्ति भी समाहित है, आत्मिक एकता की जो सारे मनुष्यों की जो आत्मा है वो सही कार्य करने के लिए ही उन्हें प्रेरित करती है। इस चीज़ से अवगत कराना ही क्या है, शिक्षा है, यह फ्रोबेल ने कहा था। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपने दैवी स्वरूप और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है, ये फ्रोबेल ने कहा था। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम रेमंड के अनुसार देख लेते हैं कि उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा था। तो इनका पूरा नाम टी रेमंड है। क्या है? टी रेमंड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या बोला है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन्होंने बोला शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है, आप लिखिएगा, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य के शैशवावस्था से, ये क्या बोलते हैं कि जो एक मनुष्य है उसके शैशवावस्था से
परिपक्वता तक का मार्ग शिक्षा तय करता है। परिपक्वता तक का मार्ग शिक्षा के द्वारा तय होता है। ये कहते हैं कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य के शैशवावस्था से परिपक्वता तक का मार्ग शामिल है। इसके बाद वो एक चीज़ और कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने को भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण में धीरे धीरे विभिन्न विभिन्न तरीकों से खुद को ढाल लेता है। इसके अलावा वो क्या कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जो वातावरण है, भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जो वातावरण है, इसमें मनुष्य अपने आप को धीरे धीरे क्या करता है, ढाल लेता है, यानी इसके अनुकूल बनने का कोशिश करता है। ये परिभाषा टी रेमंड के अनुसार है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा है, तो ये बोलते हैं कि शिक्षा एक संपूर्ण जीवन की तैयारी, शिक्षा एक संपूर्ण जीवन की तैयारी और प्रशिक्षण है। ये हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा है। इसके अलावा शिक्षा की परिभाषा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इन सब के अनुसार भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। अरस्तु, प्लेटो क्या कहते हैं, हो सकता है इस बार उनका परिभाषा पूछ ले आपसे। ठीक, एक वीडियो भी मैंने बनाया है एजुकेशन के डिफिनेशंस पे, तो वो अगर आपको देखना है तो कमेंट में आप हमसे लिंक मांगिएगा तो हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसके अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो देखिए, शिक्षा अगर दो ध्रुवीय पूछे आपसे, टू पोलर, तो आपको एडम्स महोदय पे टिक लगाना है। लेकिन यहाँ पे त्रिध्रुवी यानी थ्री पोलर पूछ रहा है तो आपको जॉन डीवी पे टिक लगाना है। जॉन डीवी जो महोदय थे, ये प्रयोजनवादी आपके फिलोसोफर कह सकते हैं, प्रयोजनवादी विचारक थे। इन्होंने शिक्षा का क्या परिभाषा दिया है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि अपने आप में ही एक जीवन है। ये मेरा कोर लाइन है मेरे जीवन का, और इसी स्टेटमेंट को लेके मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ और यही मुझे डायरेक्शन भी करता है। मैं इस चीज़ को बार बार वीडियो सेशन में बताता हूँ कि जॉन डीवी का ये लाइन मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस किया है, और शिक्षा के पथ पे मैं जो निरंतर आगे जाने का काम कर रहा हूँ, आप लोग के लिए कुछ बेहतर करने का सोचता हूँ, इन्हीं का देन है। ठीक, चलिए, तो ये बोलते हैं कि जो एक एजुकेशन है वो ट्रिपोलर प्रोसेस है। इसमें टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, और क्या होता है, पाठ्यक्रम कह सकते हैं, करिकुलम होता है। तो ये ट्रिपोलर है, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, जॉन डीवी से जुड़ा हुआ है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, नकारात्मक शिक्षा का विचार किसने दिया। ऑप्शन है रूसो, फ्रोवेल, टैगोर, मैकेंजी। तो आपका 53 का सही हो जाएगा ए, रूसो जो हैं वो नकारात्मक शिक्षा का विचार दिए थे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, छात्रों को जीविकोपार्जन करने में सहायता देना शिक्षा का एक कार्य है। अर्थकारिका विद्या, यह किसने कहा कि जो शिक्षा है वो हमें जीविकोपार्जन करने में मदद पहुंचाती है, यानी अपना रोजी रोटी चलाने में हमारा मदद करती है। जो विद्या है वो अर्थ कमाने के लिए हमें मदद प्रदान करती है। ये किसने कहा, महात्मा गांधी, विवेकानंद, डॉक्टर राधाकृष्णन, टैगोर। तो 54 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन जी ये चीज़ कहे थे। ठीक, और अगर आपसे एक चीज़ और पूछ ले, गांधी जी से संबंधित है, मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ने के साथ ही, कि आप पढ़ भी रहे हैं और उसके साथ आप कोई काम करके कुछ पैसा भी अर्न कीजिए, उसके साथ ही
कुछ आप अर्निंग भी कीजिए। इसके लिए सपोर्ट कौन करते थे? गांधी जी कहते थे कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं, हाथ से बना के बच्चा कुछ उसको बाजार में जाके बेचे, वहाँ से कुछ पैसे भी कमाए, यानी अपने शिक्षा का जो खर्चा है वो अब खुद अब करके मतलब उसका वहन करे, उसकी पूर्ति करे। जो शिक्षा पे इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो उसको अपने हाथों के कौशल से कुछ ऐसा करे जिससे उसको अर्निंग हो और उससे वो अपनी पढ़ाई करे। तो इस बात के लिए सपोर्ट बेसिक शिक्षा का जो मॉडल था, बुनियादी शिक्षा का जो मॉडल था, इसमें महात्मा गांधी जी कहे हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखिए, जो 55 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? प्लेटो, सुकरात, जॉन डीवी, स्पेंसर। तो ये कथन आपका जॉन डीवी है, जॉन डीवी का है। जॉन डीवी क्या बोलते थे कि जो विद्यालय है, जो स्कूल है, वो क्या है? समाज का लघु रूप है। जो हमारा समाज है इसका एक लघु रूप स्कूल है, क्योंकि स्कूल में ही हम समाज में कैसे व्यक्ति को रहना है, कैसा क्या रोल प्ले करना है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो जो स्कूल है वो एक सामाजिक व्यक्ति निर्माण करने का कार्य करता है, क्योंकि स्कूल में हम एक बच्चे को भेजते हैं, वो छोटा सा बच्चा होता है, तो उस बच्चे को सामाजिक प्राणी बनाने का कार्य कौन करता है? स्कूल करता है। इसलिए विद्यालय को समाज का लघु रूप जॉन डीवी बोले हैं। जॉन डीवी का आप शैक्षिक दर्शन पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपने देख लिया 2-3 क्वेश्चन आ गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके विचारक हुए हैं, प्रयोजनवाद से संबंध रखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा इनसे जुड़ी हुई, ठीक। और मेरे ये फेवरेट दार्शनिक हैं पश्चिमी में, वेस्टर्न फिलोसफर के रूप में मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ। और इनका जो कोर लाइन है, एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज लाइफ इन इटसेल्फ। तो ये इस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ। चलिए आगे देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण नहीं है? यानी कि कौन सा इनफॉर्मल अभिकरण नहीं है, इनफॉर्मल एजेंसी शिक्षा का कौन नहीं है? विद्यालय, परिवार, राज्य, समुदाय। तो पूछ रहा है कौन नहीं है, तो परिवार, राज्य और समुदाय क्या हैं? इनफॉर्मल एजेंसी हैं। इनके द्वारा क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को शिक्षित करने का काम किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से शिक्षित करने का काम नहीं किया जाता है, यानी कभी भी ये शिक्षा दे देते हैं। तो जो 56 का आपका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय, क्योंकि पूछा है नहीं है। विद्यालय क्या है? औपचारिक संस्था है शिक्षा का। कैसा? औपचारिक, फॉर्मल एजेंसी है शिक्षा का। सही आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, अरविंद घोष, विवेकानंद, मॉन्टेसरी। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका आपका हो जाएगा 57 का बी। लाइफ डिवाइन पुस्तक डॉक्टर श्री अरविंदो घोष की है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। तो इसका बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है जो कि मैं बता देता हूँ। महात्मा गांधी की अगर पुस्तक आपसे पूछे तो आप कुछ जो फेमस हैं वो याद रखेंगे, जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी पुस्तक थी। इसके बाद हिंद स्वराज यदि आपसे पूछे तो हिंद स्वराज भी इन्होंने ही लिखा था। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले तो मेरे सपनों का भारत भी इन्होंने ही लिखा था। मेरे सपनों का भारत इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तिका थी। राम नाम हरिजन नामक पत्रिका भी इन्होंने ही लिखा था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर अरविंद घोष का लाइफ डिवाइन तो एक पुस्तक है ही, इनकी कुछ और पुस्तकों का मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ जो कि आप याद रखेंगे। द सिंथेसिस ऑफ योगा, द सिंथेसिस ऑफ योगा। और इसके अलावा एक और पुस्तक है अरविंदो घोष की, द ह्यूमन साइकिल, द ह्यूमन साइकिल। इन दो पुस्तकों का भी नाम आप याद रखेंगे, ठीक।
चलिए विवेकानंद की कुछ पुस्तकों को हम देख लेते हैं। तो राजयोग इनकी पुस्तक है, फिर इसके बाद कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, माई मास्टर करके भी इनकी पुस्तक है, माई मास्टर करके इनकी पुस्तक है। और इनकी एक और पुस्तक है, आप नोट कर लीजिए, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, कोलंबो टू अल्मोड़ा, याद रखना है आपको, ठीक। इसके बाद मारिया मोंटेसरी की पुस्तक अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, इनकी पुस्तक का नाम है एजुकेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड, फॉर अ न्यू वर्ल्ड। कब आई थी? 1946। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, ये 1948 में आई थी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और लाइफ डिवाइन पुस्तक आपका अरविंद घोष की है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संबंधों का जाल है किसने कहा? ऑप्शन है मैकाइवर तथा पेज, जे.एस. रॉस, जॉन डीवी एडम्स। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा मैकाइवर तथा पेज, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है किसने कहा है? टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी, अरविंद घोष। तो 59 का सही आपका महात्मा गांधी जी कहे थे कि मानव सेवा, ह्यूमन सर्विस ही सबसे बड़ा धर्म है। 60 नंबर क्वेश्चन। दी स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन डीवी, ब्राउन, रूसो। तो 60 का बी आपका जॉन डीवी सही हो जाएगा। तो जॉन डीवी से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, आप इनको नेगलेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। 61 नंबर जो क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है? परिवार, मित्र मंडली, पास पड़ोस, विद्यालय। तो देखिए बालक के समाजीकरण के सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन होता है? परिवार होता है। 61 का ए नंबर सही होगा। आप पूछेंगे कि परिवार क्यों होता है सर? तो इसलिए होता है क्योंकि देखिए जब बालक एक जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको शिक्षा कहाँ मिलती है? परिवार में ही मिलती है। अगर परिवार में किसी बालक को शिक्षा न मिले तो उसका समाजीकरण कभी भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा, उसका कोर एजुकेशन उसको यहीं से मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधों का विकास कृषि द्वारा, कि पौधों का विकास कृषि द्वारा होता है, वो मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? एडम्स, लॉक, डीवी, फ्रोवेल। तो 62 का आपका हो जाएगा लॉक ने ये कथन कहा था। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना कब हुई थी? तो 63 में ऑप्शन आपका है सन 1960 में, सन 1961 में, सन 1962 में, सन 1963 में। तो जो 63 का हो जाएगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा। सन 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो NCERT, NCT ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्न गुण को मापा जाता है? बुद्धि को, सृजनात्मकता को, अभिव्यक्ति को, व्यक्तित्व को। तो 64 का आपका हो जाएगा ए, बुद्धि को स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल के द्वारा मापा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसका कथन है? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में
नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कह क्या रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, अगर इसका विकास होता है, इसका डेवलपमेंट होता है तो क्या होगा। अगर इसका डेवलपमेंट होता है तो इसमें क्या, इस व्यक्ति में क्या होंगी, कुछ नई विशेषताएं आएंगी, कुछ नई विशेषताएं आएंगी, कुछ नई योग्यताएं भी आएंगी। अगर व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है तो उसमें कुछ नई विशेषताएं आएंगी, नवीन योग्यताएं आएंगी। ऐसा किसका कथन है, पियाजे का, आशुवेल का, ब्रूनर का, हरलाक का। तो 65 का आपका सही हो जाएगा, ये कथन है हरलाक का। डी नंबर आपका सही हो जाएगा 65 का। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, कितनी बुद्धि लब्धि वाले को जड़ बुद्धि कहा जाता है। 0 से 25, 90 से 110, 60 से 80, 140 से अधिक। तो 66 का आपका सही हो जाएगा 0 से 25, जो एकदम लो होता है 0 से 25, इनको क्या कहा जाता है, जड़ बुद्धि कहा जाता है। अभी हम आगे आपको टर्मन के अनुसार जो बुद्धि लब्धि का सारणी है वो बता देंगे। चलिए 67 नंबर क्या है, निम्न में से विचलन माप के रूप में कौन सा सही नहीं है। विचलन क्या होता है, मैं आपको बता दूं तो विचलन आपका क्या होता है, आंकड़ों का फैलना को हम क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। कुछ आंकड़े हैं वे फैले हुए हैं तो उन्हें हम विचलन कहते हैं। और विचलन क्या है, एक प्रकार का मापदंड है जो क्या बताता है कि कोई भी जो आंकड़ा है उसका वितरण, आंकड़े का वितरण कितना है, कैसा है, कितना है, इसका मापदंड होता है विचलन। तो आपने विचलन के बारे में पढ़ा होगा। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से विचलन के माप के रूप में से कौन सा सही नहीं है। तो विचलन के जो प्रकार होते हैं, मानक विचलन, विचलन का प्रकार है, चतुर्थांक विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन भी इसका प्रकार है, परास भी इसका प्रकार है। लेकिन जो सहसंबंध गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये आपका विचलन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो सी नंबर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। आपने विचलन के बारे में पढ़ा होगा। देखिए विचलन क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। विचलन कोई भी डाटा है तो उसका क्या होता है, वितरण होता है। जैसे यहाँ पे हमने 0 कर दिया 0, और यहाँ पे हमने कर दिया 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और इधर कर दिया -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा। अब ये मैंने बना दिया, ठीक। इस प्रकार जो डेटा फैला होता है तो उसी को हम विचलन कहते हैं। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व में अंतर्मुखी इंट्रोवर्टेड और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्टेड की संकल्पना किसने दी थी। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति को बोलते हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट है, कुछ को बोलते हैं इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट बोलते हैं उनको जो शर्माते हैं, अपनी बातों को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो एकदम खुल के किसी से भी कन्वर्सेशन कर लेते हैं, अपनी बातों को सहज सबके साथ होते हैं, तो उनको बोला जाता है। तो जो ये पर्सनालिटी का जो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया था, क्रेचमर, सेल्डन, सीजी जुंग, स्प्रेंगर। तो इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था सीजी जुंग ने। 68 का आपका सी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई दो चर सहसंबंधित हैं, यानी कि दोनों में कोरिलेशन है। तो इसका अर्थ क्या है कि दो चर एक दूसरे में भिन्नता उत्पन्न करते हैं, एक ही विशेषता का माप करते हैं, एक साथ परिवर्तित होते हैं, स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते हैं। तो 69 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा, एक साथ परिवर्तित होते हैं। देखिए यदि कोई दो चरों में संबंध है एक्स और वाई में, तो अगर एक्स में कुछ परिवर्तन होता है तो उतना ही परिवर्तन आपका वाई में भी होगा। तो एक साथ क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह कथन किसका है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। टैगोर, विवेकानंद, गांधी जी, दयानंद सरस्वती। तो ये विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता
को अभिव्यक्त, उसके अंदर जो अंतर्निहित पूर्णता है उसको बाहर लाना ही शिक्षा का कार्य होता है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यवहारवाद की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म को बोलते हैं। जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, मैंने पढ़ाई हुई है साइकोलॉजी की, इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी है, तो अभी आप उसको पूरा देख सकते हैं क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है। वहाँ अगर आप उस पूरा प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो साइकोलॉजी से आपके नंबर नहीं कटेंगे। मैंने बहुत ही बेटर वे में वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो जो बिहेवियरिज्म के फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जिनको बोला जाता है वो जेबी वाटसन को बोला जाता है। ए नंबर आपका सही होगा। डेविड आशुवेल आपका क्या था? डेविड आशुवेल जो थे वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने सीखने का सार्थक सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, सीखने का सार्थक सिद्धांत अगर आपसे पूछे कि किसने दिया था तो डेविड आशुवेल जी ने दिया था। थार्नडाइक व्यवहारवाद से ही जुड़े हैं, स्किनर भी व्यवहारवाद से जुड़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जेबी वाटसन ने किया था। थार्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है आपको याद रखना है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था। और जो स्किनर का था वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था। थार्नडाइक का एसआर थ्योरी हो जाएगा, स्किनर का आरएस थ्योरी हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? उच्च विश्वसनीयता वाला परीक्षण निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण के लिए, छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर वर्गीकरण के लिए, निर्देशन सेवा प्रदान करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 72 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए कि कौन से छात्र में कितनी योग्यता है। अगर ये चेक करना है तो हमें उच्च विश्वसनीयता वाले परीक्षण का निर्माण करना होगा जिसकी रियलाइबिलिटी अधिक हो। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को प्रसंगात्मक बोध परीक्षण थियमेटिक अप्रेसेप्शन टेस्ट दिया ताकि उनकी निम्न पहचान की जा सके। तो जो प्रसंगात्मक बोध परीक्षण है, थियमेटिक अप्रेसेप्शन टेस्ट है, वो किस चीज़ की पहचान के लिए आयोजित किया जाता है लर्नर के ऊपर? अचीवमेंट टेस्ट है कि अवेयरनेस टेस्ट है कि पर्सनालिटी टेस्ट है कि एटीट्यूड टेस्ट है? तो ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, थियमेटिक अप्रेसेप्शन टेस्ट। ठीक, ऑप्शन सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? सहसंबंध गुणांक कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट कहाँ से कहाँ तक होता है? सहसंबंध गुणांक कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 0, 0 से +1, -1 से +1, 0 से -1। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा, -1 से +1 के बीच में आपका सहसंबंध गुणांक होता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या केंद्र है? बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम, ज्ञान, क्या चीज़ इसका सही आंसर होना चाहिए? तो आपका 75 का ए नंबर सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान लर्नर के बारे में स्टडी करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने परिभाषित किया है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है? क्रो एंड क्रो ने ये परिभाषा दिया है कि सारे ने दिया है कि मन ने दिया है कि स्किनर महोदय ने दिया है? तो 76 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये परिभाषा स्किनर महोदय के द्वारा दी गई है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किस चीज़ में सहायक है जी? अनुशासन स्थापित करने में, कि बाल विकास का ज्ञान अर्जित करने में, या बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, मूल्यांकन में, सर्वांगीण विकास में? तो शिक्षा मनोविज्ञान आपका सहायक है होलिस्टिक डेवलपमेंट में, सर्वांगीण विकास में। डी नंबर उसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है?
अंतःदर्शन विधि में निरीक्षण होता है। अंतःदर्शन को आपका इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ इवोल्यूशन बोल सकते हैं, कि अपने अंदर की चीज़ों को देखने का प्रयास करने में प्रयास किया जाता है इस विधि में। तो अंतःदर्शन विधि में निरीक्षण होता है स्वयं का, हम खुद का मूल्यांकन करने का कोशिश करते हैं, खुद का आकलन करने की कोशिश करते हैं। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, दूसरों का नहीं, पशुओं का नहीं, शिक्षक का नहीं। तो 78 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने कहा कि अध्यापन एक पवित्र कार्य है, यह कोई व्यवसाय नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात कही जा रही है कि जो अध्यापन है, जो टीचिंग है, वो क्या है? एक प्योर वर्क है, पवित्र कार्य है, ये कोई व्यवसाय नहीं है, ऑक्यूपेशन नहीं है, ये व्यवसाय नहीं है, ऑक्यूपेशन नहीं है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, थार्नडाइक, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो ऐसे महान व्यक्ति कौन थे भाई? तो 79 का आपका हो जाएगा डी, डॉक्टर राधाकृष्णन। 5 सितंबर जिस पे आप शिक्षक दिवस मनाते हैं, वही ऐसी बात कह सकते हैं। मेरी इस बार कोशिश रहेगी कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर वीडियो लाएं और उनके बारे में आपको बताएं। कितने लोग इस चीज़ के लिए राजी हैं कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर वीडियो आनी चाहिए? आप कमेंट करके बताइएगा। अगर संख्या ज़्यादा में होगी तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनोविश्लेषण उपागम का प्रतिपादन किसने किया? साइको एनालिटिकल अप्रोच किसके द्वारा दी गई? तो मैंने आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है चैनल में, आप उसमें जाके ज़रूर देखिएगा, उससे आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो जब भी मनोविश्लेषण की बात आए, साइको एनालिसिस की बात आए, तो आप फ्रायड महोदय पे ज़्यादा जाने की कोशिश कीजिएगा। तो ड्रेवर नहीं होगा, क्रोनबैक नहीं होगा, बर्ट नहीं होगा, फ्रायड आपका बी नंबर ऑप्शन 80 का सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किसको? सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, प्रखर बुद्धि बालक को। तो हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? पिछड़े बालक को। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन क्या है? समस्या बालक है, समस्या प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड किसे कहा जाएगा? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाले। तो देखिए चोरी करना भी एक समस्या है, झूठ बोलना भी एक समस्या है, माता पिता का यदि बच्चा बात नहीं मान रहा है तो भी समस्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 83 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास हमें करना है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? प्रतिभाशाली व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि IQ लेवल होगा वो 140 से अधिक होता है। 140 प्लस वाले को हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली व्यक्ति कहते हैं। चलिए इसका सारणी हम आपको बता देते हैं, आपको याद हमेशा रखना है। अगर 140 से प्लस है तो वो प्रतिभाशाली है, ये चीज़ आप जान ही गए। इसके बाद अगर 120 से 140 के बीच में है, उससे अधिक नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेरी सुपीरियर बोलेंगे, वेरी सुपीरियर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद अगर 110 से 119 के बीच में है तो सुपीरियर हो जाएगा, सुपीरियर। इसके बाद अगर 90 से 109 के बीच में है तो वो औसत यानी एवरेज कहलाएगा, एवरेज। ठीक, अब इससे नीचे जो भी 90 से नीचे आएगा वो कमज़ोर बुद्धि के बालक हो जाएंगे। तो 80 से जो आपका 89 है वो मूढ़ बुद्धि इसको हम बोलेंगे, और 70 से 79 वाले को हम क्या बोलेंगे? बुद्धि में सीमा रेखा की कमी वाले बच्चे। और फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 40 से 54 मंद बुद्धि में आते हैं। किसमें? मंद बुद्धि में, मंद बुद्धि में। और एक चीज़ आप और नोट कर लीजिएगा, 0 से 24 वाले जड़ बुद्धि में आते हैं। तो इससे बाहर का नहीं पूछेगा, इसी के अंदर का से आपसे पूछेगा, तो ये सारणी आप याद रखेंगे। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बालक की वास्तविक आयु
वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज गुणते 100। तो आपका हो जाएगा ठीक है 15/12 गुणते 100। 3 पचे 15, 3 चौको 12, 4 से काट देंगे 25 चौको 100, 25 गुणते 5 बराबर 125। तो ऑप्शन में है 125, ये नंबर हमारा सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। तो बुद्धि लब्धि से यदि क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार आपको निकालना है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? यह कथन किसका है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यानी जो अमूर्त विचार है उनके बारे में जो सोचने की योग्यता होती है वही बुद्धि है। ये किसने कहा है? तो इस चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये कहा गया है आपका किनके द्वारा? टर्मन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। लेकिन आप वुडवर्थ के अनुसार भी बुद्धि की परिभाषा याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है इस बार वुडवर्थ से पूछ ले। तो ये क्या बोले थे कि जो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ बोले थे। बीने क्या बोले थे? बीने का भी आपको याद रखना है। बुद्धि तर्क निर्णय आत्म आलोचन की योग्यता व क्षमता है। और ये जो वुड्रो है तो वुड्रो बुद्धि से संबंधित नहीं है। ये यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति थे, राजनीतिज्ञ थे। प्रशासन के प्रकारों की व्याख्या करने के लिए इनको जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 86 नंबर, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने। तो 86 का आपका सही हो जाएगा। गिलफोर्ड महोदय ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था बुद्धि का। ठीक, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के लेखक कौन है? तो थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन, बर्ट। तो थर्स्टन आपका प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, मानसिक पिछड़ेपन का कारण है वंशानुक्रम, अधरंग, मनोवैज्ञानिक कारक, उपरोक्त सभी। तो 88 का आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। 89 क्या है? स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया? देश बताना है। अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस। तो 89 का सही आपका हो जाएगा अमेरिका के अंदर स्टैनफोर्ड बिने स्केल को विकसित किया गया है। किसने परिभाषित किया है सृजनात्मकता? क्रिएटिविटी मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यानी कुछ नयापन दिखाने की जो प्रक्रिया है वो सृजनात्मकता है। और इस ऐसा परिभाषा किसने दिया है? क्रो एंड क्रो, स्ट्रेन, ड्रेवर, रोबोट। तो ये परिभाषा किसने दिया है? तो ये आपका क्रो एंड क्रो ने दिया है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो सृजनात्मकता से भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे दिया है। सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है, यानी क्रिएटिविटी किससे पहचानी जाती है? पुराने व्यवहार से, संगीत से, नवीन परिणाम से, चित्रकला से। तो कुछ नया जिस चीज़ में दिखे उससे सृजनात्मकता का प्रदर्शन होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 92 देखते हैं। टर्मन के अनुसार निश्चित क्षीण बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? क्षीण यानी मैंने बताया था कि बुद्धि रेखा से कम वाले जो बालक होते हैं उनको हम बोलते हैं क्षीण बुद्धि के बालक। तो 70 आपका जिसका आईक्यू लेवल 70 होगा वे क्षीण बुद्धि बालक कहलाएंगे। 70 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। कोई एक व्यक्ति है, उसकी कॉपी
ए टीचर जांचता है तो भी 10 नंबर पाता है, कोई बी नाम का शिक्षक जांचता है तो भी 10 नंबर आते हैं। तो इस प्रकार का परीक्षण कैसा परीक्षण है? वैध परीक्षण है, विश्वसनीय है, मानक है, वस्तुनिष्ठ है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आपका होगा विश्वसनीय परीक्षण है। किसी भी टेस्ट की रियलाइबिलिटी कैसे प्रदर्शित होती है कि उसको कितनी भी बार चेक किया जाए, आयोजित किया जाए, उतना ही नंबर बालक उसमें लाएगा हर बार, तो वो रियलाइबल टेस्ट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण सृजनात्मकता के मापन से संबंधित है? यानी क्रिएटिविटी चेक करना है तो साइकोलॉजी टेस्ट इसमें कौन सा संबंधित है? क्रिएटिविटी से। आर्मी बीटा परीक्षण ये बुद्धि से संबंधित है। बाकर मेहंदी परीक्षण प्रसंगात्मक बोध परीक्षण ये आपका व्यक्तित्व से संबंधित है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका ये बाकर मेहंदी परीक्षण इसका सही हो जाएगा। 94 का बी हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए 95 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। रोरसा स्याही के धब्बे परीक्षण का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बुद्धि, अभियोक्ता, व्यक्तित्व, रुचि। तो 95 का आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। व्यक्तित्व मापने के लिए रोरसा स्याही धब्बे का परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। जब मैं आपको बुद्धि पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत बेटर वे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, आगे पढ़ाने वाला हूँ। कुकुदता संबंधित है। कुकुदता किससे संबंधित है? बहुलक से, सहसंबंध से, सामान्य वितरण वक्र से, मानक विचलन से। तो आपका सही हो जाएगा सी नंबर। 96 का आपका सी सही हो जाएगा। सामान्य वितरण वक्र से संबंधित है आपका कुकुदता। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। इग्नू दूरस्थ शिक्षा का केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। इग्नू आपका कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में? नहीं। नई दिल्ली में? सही। मुंबई में? नहीं। इलाहाबाद में? नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अस्तित्व में कब आई थी? 1995, 97, 99, 98 कब आई थी? चलिए बताइए। 98 का आपका हो जाएगा ए। 1995 में ये फोर्स में आया था, एग्जिस्टेंस में आया था। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण यानी प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है? है नहीं, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन है TAT, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण, MMPI। तो मेरे हिसाब से डी इसका होना चाहिए। मैं आंसर की देख लेता हूँ। तो 99 का आपका डी ही सही होगा, MMPI। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काठोरी कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? 14 जुलाई 1964 को, 9 अगस्त 1964 को, 16 अगस्त 1964 को, 25 जुलाई 1964 को। तो कब किया गया था? 14 जुलाई 1964 को काठोरी कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि किसने दी है? क्रमांतर विधि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैंक मेथड बोलते हैं। ये सहसंबंध निकालने की एक विधि है, जिसको किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। आपको याद रखना है। कार्ल पियर्सन ने भी सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष विधि दी है। कौन सी विधि दी है? प्रत्यक्ष विधि दी है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। स्किनर और आलपोर्ट गलत हो जाएगा। चलिए 102 निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका क्या है? माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो डेटा दिया हुआ है उसको हम क्रम में करते हैं। माध्यिका का ये नियम होता है। तो 2, 4, 5, फिर इसके बाद आपका 7, 9, 10, 12, फिर इसके बाद इसको हम काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारा ऑड डेटा है। तो इसका जो हमारा सूत्र हो जाएगा वो क्या होगा? n+1/2 वा पद इसका सूत्र होता है। n यानी टोटल कितना नंबर है? तो हमने गिना कि 7 नंबर है टोटल। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 + 1/2 तो 8/2 काट देंगे तो 4 आ जाएगा। चौथा पद आपका माध्यिका होगा। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4, चौथा पद 7। 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में 7 है, तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा 102 का। अगला देखते हैं
103 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है। ऑप्शन है 18, 21, 22, 24। तो 103 का आपका सही हो जाएगा 22। ठीक, 22 भाषाएं हमारी शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है। ये किसके द्वारा बोला गया है कि भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है? रेडफील्ड, ए पाई, फ्रैंक टाइगर, डेविस। तो 104 का आपका सही हो जाएगा बी, ए पाई के द्वारा ये बोला गया है। शिक्षण के कितने स्तर हैं? 2, 3, 4, 5। तो आपको पता है कि टीचिंग के 3 स्तर होते हैं। सर कौन कौन से टीचिंग के 3 स्तर होते हैं? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टीचिंग के हमारे 3 स्तर, पहला आपका होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जिसे कि हम स्मृति स्तर का शिक्षण बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और तीसरा हमारा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, चिंतन स्तर का शिक्षण। तो हिंदी में स्मृति स्तर का शिक्षण, बोध स्तर का शिक्षण और चिंतन स्तर का शिक्षण, ये 3 प्रकार के शिक्षण के स्तर होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 106 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो आपको पता है कि शिक्षण के तीनों ही उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव भावात्मक अफेक्टिव, और क्रियात्मक आपका साइकोमोटर डोमेन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिक्षण के कार्य हैं? तो शिक्षण के कार्य अनुदेशन देना यानी इंस्ट्रक्शन देना, निदान करना, कठिनाइयों को डायग्नोस करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। तो इसका भी सही आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। 107 का डी नंबर सही हो जाएगा। 108 क्या है, सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है? संगीत आपका सांस्कृतिक क्रिया के अंतर्गत आती है, नाटक भी आती है, नृत्य भी आती है। तो उपरोक्त सभी आपका इसका भी हो जाना चाहिए और यही भी है। 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक है, मालिक नहीं, नेता नहीं, सुविधादाता शिक्षक को बोला गया है कि वो एक क्या है, फैसिलिटेटर है। कोई भी अपना चीज उसके ऊपर थोपेगा नहीं बच्चे के ऊपर। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है, लैड का फुल फॉर्म है एलईडी, आपने पढ़ा होगा, नोम चॉम्स्की ने इसको बताया था। तो भाषा समागम प्रविधि है कि अधिगम उपार्जन प्रविधि है कि भाषा उपार्जन प्रविधि है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसको बोला जाता है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 11, भाषाई उपार्जन लैंग्वेज एक्विजिशन के कितने स्तर हैं? 2, 4, 5, 7। तो 111 का आपका सही हो जाएगा, 111 का बी, भाषाई उपार्जन लैंग्वेज एक्विजिशन के 4 स्तर आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? यानी कि आप कभी भी बदलने की सामर्थ्यता रखते हैं, आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपने अंदर कभी भी बदलाव लाने के लिए तैयार रहता है उसको हम कैसा बोलते हैं कि वो अनुकूल व्यक्ति है। अलग अलग परिस्थितियों के बीच अपने आप को अनुकूल कर लेता है, उसमें समायोजन कर लेता है। तो जवाबदेही नहीं, सामाजिकता नहीं, मानवीय संबंध नहीं, अनुकूलनशीलता उसको बोलते हैं। इसके लिए परफेक्ट वर्ड जो होगा अनुकूलनशीलता होगा। तो जो 112 का सही ऑप्शन होगा वो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। फिर 113 क्या है, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? तो मूल्य शिक्षा बोलते किसको हैं? वैल्यू एजुकेशन को बोलते हैं, वैल्यू एजुकेशन को बोलते हैं। वैल्यू एजुकेशन के द्वारा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर वैल्यू डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं? वैल्यू डेवलप होते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर हम समाज के जो बेहतरीन मानक हैं, जो समाज के बेहतरीन डायमेंशंस हैं, वो उसके अंदर डेवलप करने की कोशिश हमारा करना उद्देश्य होगा। तो जो वैल्यू एजुकेशन किसी भी प्रकार की शिक्षा किसी भी स्तर पर हम दे रहे हैं तो सब में वैल्यू
डेवलप करना हमारा उद्देश्य होता है। तो वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता हर स्तर के शिक्षा के लिए होती है, तो प्राथमिक के लिए भी, माध्यमिक के लिए भी और विश्वविद्यालय के लिए भी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 113 का डी नंबर। प्रत्येक स्तर पर वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता होती है। या तो हम करिकुलम को ही मतलब कि मूल्यपरक बना दें, या कोई मूल्य की शिक्षा का अलग से विषय शामिल कर लें। तो जो भी आधुनिक संदर्भ में हम लोग करते हैं, हम लोग करिकुलम को ही मूल्यपरक बनाने के लिए प्रयास करते हैं कि जो भी विषय पढ़ाया जाए उसको मूल्यपरक बना दिया जाए, अलग से हम मूल्यों की शिक्षा नहीं देंगे। चलिए 114 नंबर ऑप्शन क्या है? कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन है हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका वायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, हम आपको आज जो भी समझा पाते हैं ये मेरे गुरुओं की देन है। मेरे गुरुओं ने ईमानदारी के साथ मुझे इतना पढ़ा दिया था कि मैं आज आपके सामने कुछ आपको समझाने की योग्यता रख पाता हूँ। तो इसके लिए मैं अपने गुरुओं का आभारी हूँ, और उन्होंने जो मुझे बेहतर शिक्षक बनने का मॉडल दिया, उस मॉडल को मैं पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहता हूँ। ये मेरा मकसद है, और इसी के लिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। 115 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, फायरफॉक्स, वर्ल्ड वाइड वेब। प्रथम वेब ब्राउज़र की बात कर रहा है। 115 का सही हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब। www का आपने नाम सुना होगा, ये प्रथम वेब ब्राउज़र आपका है। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर नहीं है, कि स्पीकर नहीं है, कि मॉनिटर नहीं है, तो कि कीपैड नहीं है। तो देखिए, प्रिंटर से बाहर प्रिंट होके आता है चीज़, स्पीकर से आवाज़ बाहर आता है, मॉनिटर से डिस्प्ले पे इंटरफेस आता है। तो ये आउटपुट देने का काम करते हैं। लेकिन कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? इनपुट देने का काम करते हैं, कोई भी कमांड देते हैं जिससे कि आउटपुट हमें मिलता है। तो ये इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा 116 नंबर क्वेश्चन में। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जब भी आपका पेपर हो तो पेपर की पीडीएफ और फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे 2025 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से पेपर दें एमएड एंट्रेंस का, तो मैं उनकी भी मदद इसी प्रकार कर पाऊँ जैसे कि आपकी मदद कर रहा हूँ। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्क है? अमेजॉन.com, ईबे, gmail.com, ट्विटर। तो आपको पता है कि सामाजिक नेटवर्क ट्विटर है, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी ट्विटर का बदल के नाम क्या हो गया है? एक्स हो गया है। इसके फाउंडर कौन है या अभी CEO कौन है? आप कमेंट में बताइए। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन क्या है? संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है, ये किसने कहा? कार्ड्स एवं कान ने, डेविस ने, रेडफील्ड ने, लीलैंड ब्राउन ने। ये किसने कहा? 118 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कार्ड्स एवं कान ने ये चीज़ कहा है। चलिए 119 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 3, 4, 5, 6। तो 119 का आपका सही आंसर हो जाएगा 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 120 क्या है? पेंटियम शब्द संबंधित है हार्ड डिस्क से, माउस से, माइक्रो प्रोसेसर से, डीवीडी से। तो 120 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये माइक्रो प्रोसेसर से आपका संबंधित शब्द है। 121 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10+2+3 शिक्षा योजना किस आयोग ने सर्वप्रथम सुझाई? राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। इसने सबसे पहले रिकमेंडेशन दिया इसके लिए, और फिर जब नई शिक्षा नीति 1968 आई तो उसमें 10+2+3 को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक, चलिए 122 नंबर क्वेश्चन क्या है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान विरोध की अवस्था है। जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं, आप देखते होंगे किसी की बात नहीं मानते हैं, माँ बाप दुश्मन लगते हैं। जवानी और जोश में वे काफ़ी यूनिक काम करना चाहते हैं और सही गलत को पहचानने में थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। तो इसे तनाव और तूफान की अवस्था किसके द्वारा कहा गया है? थांडाइक महोदय के द्वारा, स्टेनले हॉल के द्वारा, जरसील्ड के द्वारा, किर्क
किर्कपैट्रिक के द्वारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कथन स्टेनले हॉल के द्वारा बोला गया है। ठीक, आप याद रखेंगे। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्मृति का कौन सा अंग नहीं है। जब एक मेमोरी बनती है, मेमोरी के निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, आप विचार कीजिए। तो इसमें क्या होता है, अधिगम तो शामिल होता ही है। कोई चीज़ आप सीखते हैं तो उसी के दौरान आपको कुछ चीज़ें याद करनी होती है। धारण यानी कि आप अवधारणा बैठाते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसको अपने अंदर से बाहर ला के पहचान कर लेते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, इसके अंग हैं। लेकिन चिंतन मेमोरी का अंग नहीं है। चिंतन में स्मृति, रट्टाफिकेशन नहीं किया जाता है, याद नहीं किया जाता। चिंतन में तर्क किया जाता है, और चिंतन करने का जो माध्यम होता है वो कल्पना होता है, इमेजिनेशन उसका एक साधन होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ए नंबर ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए 124 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने कहा कल्पना चिंतन के हाथ में उपकरण है। कि यदि आपको चिंतन करना है तो उसके लिए साधन क्या है, कल्पना करना, लॉजिक करना, इमेजिनेशन करना। तो ये कल्पना करना उपकरण है उसके लिए। किसने कहा, मैकडूगल, डमविल, रायबर्न, स्किनर महोदय। तो 124 का आपका सही आंसर हो जाएगा, रायबर्न ने ये कहा है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। अगर बच्चे को सामाजिक सोशल लर्निंग करानी है तो किससे करा सकते हैं, अलगाव से, यानी कि उसको अलग करके भीड़ से, भीड़ में ले जाकर, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो संपर्क के माध्यम से, कांटेक्ट के माध्यम से वो सामाजिक अधिगम कर सकता है, नए नए लोगों के बीच रहकर, उनसे मिलकर। 126 नंबर क्वेश्चन क्या है, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट से क्या पता चलता है। अधिगम की प्रकृति का, कि बच्चे के अधिगम की प्रकृति क्या है, कठिनाई का, उपाय का, उपचार का। तो इसके लिए पर्टिकुलर टर्मोलॉजी कठिनाई हो जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट, बच्चा अधिगम करते हुए उसको क्या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इन चीज़ों का पता चलता है, कठिनाई का पता चलता है। 127 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रिया अनुसंधान का जनक कौन है। क्रिया अनुसंधान का जनक कौन है, गिलफोर्ड, कैरेट, स्टीफन कोरी, थांडाइक। तो देखिए क्रिया अनुसंधान को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च बोलते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, टीचर ट्रेनिंग कोर्स के दौरान आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। 1934 के लगभग बोला जाता है कि इस शब्द को देने का काम किया था किसने, कर्ट लेविन महोदय ने। इस शब्द की खोज इन्होंने की थी, आप ये चीज़ कह सकते हैं। कर्ट लेविन कौन है, तो वही जो फील्ड थ्योरी दिए थे, भ्रमण का सिद्धांत दिए थे, क्षेत्र भ्रमण का, कि अगर बच्चों को लर्निंग कराना है तो वो टूर पे ले जाइए। तो वो वाला सिद्धांत दिए थे कर्ट लेविन ने। फिर इसके बाद 1951 में इसको शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग में लाने का काम कौन किए थे, स्टीफन एम कोरे ने किए थे। इनका पूरा नाम क्या है, स्टीफन एम कोरे। तो इन्होंने किया था, और इन्होंने सबसे ज़्यादा एक्शन रिसर्च के ऊपर वर्क किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एक्शन रिसर्च बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 128 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने परिभाषित किया है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना क्या है, कि व्यवहार में हम सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं, वो प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, वुडवर्थ के द्वारा, स्किनर के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, क्रॉनबेक के द्वारा। तो किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है, 128 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, स्किनर के द्वारा सीखने की ये परिभाषा दी गई है। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है। विशिष्ट बालकों का एक प्रकार पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, ऐसा बालक जिसका इमोशनल कंट्रोल उसके हाथ में है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता है। तो फिर वो विशिष्ट बालक कैसे हुआ, ये गलत हो जाएगा। औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, अगर वो एवरेज है तो सामान्य बालक में आ जाएगा, फिर विशिष्ट बालक में कहाँ आएगा, तो ये भी गलत है। प्रतिभाशाली बालक,
जिसके अंदर बहुत ही तेज है, वो प्रतिभाशाली है, 140 प्लस है, तो ये भैया विशिष्ट बालक में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 130 क्या है, समावेशी शिक्षा संबंधित है। इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत सारा लेक्चर इस चैनल पे अपलोड है, एक प्लेलिस्ट है, आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन का सूत्र क्या होता है। सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालक, सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालक बराबर इंक्लूसिव एजुकेशन। ये दोनों बालक जहाँ पे एक साथ पढ़ते हैं तो उसे समावेशी शिक्षा बोला जाता है। विशिष्ट बालकों से संबंधित है, जी हाँ। सामाजिक रूप से सभी वंचित बालकों से, जी हाँ। गलियों में घूमने बालकों से, जी हाँ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त डी। समावेशी शिक्षा कॉम्प्रिहेंसिव टर्मोलॉजी है, इसमें सभी प्रकार के बच्चे सम्मिलित हो जाते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, इसे हमें कॉम्प्रिहेंसिव वे में लेना है, इसको हमें नैरो माइंड से नहीं लेना है, ठीक। एजुकेशन फॉर ऑल के सिद्धांत पे आधारित होती है आपका समावेशी शिक्षा, शिक्षा सभी के लिए। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था। 15 अगस्त 1872, 25 अगस्त 1872, 15 अगस्त 1875, 25 अगस्त 1874। तो 131 का सही आंसर आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1872। ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 132 नंबर क्वेश्चन क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हिंदी में हो जाएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये पुस्तक आपके महात्मा गांधी जी की थी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। गांधी जी की पुस्तक के बारे में एक प्रश्न जरूर पूछता है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। 133 क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक आपके स्किनर महोदय हैं। थांडाइक किसके हैं, प्रयास एवं त्रुटि के, एसआर थ्योरी के। पावलाव के सिद्धांत का क्या नाम है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं इंग्लिश में, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत था, ठीक। तो ये चीज़ आपको लर्निंग के सारे थ्योरी हमने पढ़ाए हैं साइकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में, एक एक बार आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि लर्निंग से क्वेश्चन जरूर पूछता है। 134 नंबर क्वेश्चन क्या है, अधिगम की प्रयत्न और मूल विधि का निम्न में से किसने पहले प्रयोग किया था। प्रयत्न और मूल विधि का निम्न में से सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो 134 का आपका सही हो जाएगा थांडाइक महोदय ने। पावलाव, स्किनर और वुडवर्थ ने, थांडाइक ने प्रयत्न और मूल विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था। 135 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है। स्किनर, पावलाव, हल, गेस्टाल्ट। तो 135 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हल की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। चलिए आगे देखिए 136 नंबर क्वेश्चन है, किसने परिभाषा दी है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन से सीखना प्रदर्शित होता है। कुछ एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं और उसके थ्रू हमारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं और इन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। तो ऐसा किसने परिभाषा दिया है, वुडवर्थ ने, गेट्स ने, क्रानबैक ने, थांडाइक ने, किसने। 136 का आपका सी हो जाएगा, क्रानबैक ने ये परिभाषा दी हुई है। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीखने के प्रबलन सिद्धांत रीइंफोर्समेंट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए रीइंफोर्समेंट जो ये शब्द है, रीइंफोर्समेंट शब्द को सबसे पहले अपने सिद्धांत में अगर पूछा जाए कि प्रयोग किसने किया तो वो स्किनर महोदय हो जाते हैं। लेकिन जो प्रबलन सिद्धांत पर्टिकुलर रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया है अगर आपसे पूछे तो वो सीएल हल सही आंसर आपका हो जाएगा। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर इस शब्द का प्रयोग आपसे पूछा जाए तो वो स्किनर ने सबसे पहले अपने सिद्धांत में किया था। ये दोनों चीज़ हमें याद रखनी है। चलिए 138 नंबर क्या है, सीखने का स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है सीखी हुई वस्तु को संभालना, बी ऑप्शन है सीखी हुई वस्तु का वैसा ही उपयोग, सी नंबर ऑप्शन है सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर एक क्षेत्र का जो ज्ञान है, पहला क्षेत्र का जो ज्ञान है
अगर उसका यूज आप दूसरे क्षेत्र के ज्ञान को प्राप्त करने में कर रहे हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 139 का, मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ऑप्शन है मोटम, मोशन, मूव, मोटर। तो जो 139 का सही ऑप्शन है मोटम शब्द से उत्पत्ति हुई है मोटिवेशन की। मोटिवेशन के ऊपर 49 मिनट की लेक्चर अपलोड है साइकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मोटिवेशन से कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आपके हाथ से बाहर नहीं जाने वाला है, आप जरूर कर लेंगे। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने कहा है सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी यदि वह अभिप्रेरित होगी? ये क्या बोल रहा है कि जो लर्निंग प्रोसेस है ना, जो लर्निंग प्रोसेस है वो कब कंटिन्यू हो पाएगी? जब उसमें मोटिवेशन होगा, जब उसमें मोटिवेशन होगा। तो मोटिवेशन से लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। ऐसा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है आपका स्किनर, एंडरसन, थॉमसन, गैरेट। तो 140 नंबर का सही ऑप्शन आपका एंडरसन हो जाएगा। एंडरसन ने क्या बोला था कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सर्वोत्तम रूप से यानी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी यदि उसमें मोटिवेशन है। आप देखते ही होंगे, आप कोई काम करते हैं, किसी भी चीज़ को सीखने का करने का प्रयास करते हैं, अगर आपको उस चीज़ में मोटिवेशन नहीं मिल पाता है तो वो काम आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं। तो ये एंडरसन का थ्योरी है जो कि लर्निंग के क्षेत्र में अप्लाई होता है। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन क्या है, सचमैन ने विकसित किया था? सचमैन ने कौन सा मॉडल दिया था? पहला है एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान या एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो इस मॉडल को देने वाले कौन हैं? डेविड असुवेल थे। इस मॉडल को देने वाले थे डेविड असुवेल या अजुवेल, जो भी आप बोलें इंग्लिश टर्मोलॉजी। तो हाँ, इन्होंने दिया था। तो सचमैन ने तो इसको नहीं दिया था। ब्लूम का प्रतिमान, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो ब्लूम महोदय ने दिया था। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान सचमैन ने दिया था। इंक्वायरी मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व क्या है? संरचना, उद्देश्य, सामाजिक प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि जब भी आप कोई टीचिंग मॉडल पढ़ते हैं, जब भी आप कोई टीचिंग मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको उसकी संरचना पढ़ना पड़ता है, उद्देश्य पढ़ना पड़ता है और सामाजिक प्रणाली भी पढ़ना पड़ता है। सामाजिक प्रणाली का मतलब क्या कि टीचर और स्टूडेंट के बीच संबंध कैसा होगा। ठीक, तो ये तीनों ही चीज़ एक टीचिंग मॉडल के अंदर समाहित होती हैं। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रभावी अधिगम प्रतिमान को विकसित किसने किया? बेंजामिन ब्लूम ने, स्किनर ने, रोजर्स ने, जीन प्याजे ने। तो 143 का सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन ब्लूम ने प्रभावी अधिगम प्रतिमान को विकसित किया। 144 क्या है, शिक्षण व अधिगम के संबंध का आधार क्या है? व्यवहार परिवर्तन, अधिगम परिस्थितियां, शिक्षण उद्देश्य, उपयुक्त सभी। तो 144 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। 145 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है? टीचिंग स्किल, टीचिंग स्किल का यूज कहाँ किया जाता है? क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर या दोनों में ही? कोई नहीं। तो जो टीचिंग स्किल का प्रयोग होता है वो हम क्लास के बाहर और क्लास के अंदर दोनों जगह करते हैं। कैसे करते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि बच्चा यदि क्लास से बाहर पानी पीने गया है या फिर वो लंच टाइम उसका हुआ था, वो खाना खाने के बाद भी क्लास में नहीं गया है और टीचर पढ़ाने जा रहा है तो उसको वो डांट के बोलेगा कि चलो जल्दी जाओ क्लास में बैठो, मैं आ रहा हूँ। तो ये क्या, उसको अनुशासन में करने का काम भी टीचिंग स्किल के अंदर ही आता है। तो जो टीचिंग स्किल का प्रयोग होता है वो पूरे विद्यालय परिसर के अंदर शिक्षक करता है उसको यूज। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसको आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में लेंगे। 146 का जो क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण यानी क्या? माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग के प्रवर्तक यानी कि फादर कह लीजिए कौन है? तो एलन महोदय को कहा जाता है। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। केनिथ हर्बर्ट गैने ये नहीं होगा। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन क्या है,
सूक्ष्म शिक्षण प्रथम बार किस विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुई? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, शिकागो विश्वविद्यालय में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में। तो जो माइक्रो टीचिंग सबसे प्रथम बार जिस विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुई वो आपका विदेशी विश्वविद्यालय है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में माइक्रो टीचिंग सबसे पहली बार विकसित हुई, यहीं से उसका जन्म हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइको एनालिसिस के लेखक कौन है? तो साइको एनालिसिस आया तो जाहिर सी बात है फ्रायड से संबंधित होगी। ऐसा हर प्रश्न में नहीं होगा लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि साइको एनालिसिस से जितनी भी रिलेटेड थ्योरियां हैं, पुस्तक हैं, वो सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही दी गई हैं। तो 148 का सही ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिक्षण सूत्रों का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक नहीं, स्किनर नहीं, वुडवर्थ नहीं, हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षण सूत्र पे काम किया, सबसे पहले वही लेकर आए इसे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? प्रश्नीकरण, क्वेश्चन आर आपका या क्वेश्चनिंग आपका स्किल है टीचिंग का, रीएनफोर्समेंट भी स्किल है, स्टिमुलस परिवर्तन, उद्दीपन परिवर्तन भी टीचिंग स्किल है, पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक नाम का आपका कोई टीचिंग स्किल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया कि आपका 100 क्वेश्चन बीएड से संबंधित हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा, इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको लगे कि हमने आपको समझा दिया है कुछ, आप यहाँ से कुछ नॉलेज लेकर जा रहे हैं, अगर ऐसा लगता है तो, और जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनके पास इस वीडियो सेशन को शेयर भी करने का कार्य कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, एक टेलीग्राम चैनल का जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम की सारी सूचनाएं मैं यहीं पे सेंड करता हूं, तो आप इसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दूसरा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक। यहाँ पे हमारे फॉलोअर बहुत कम हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो पेपर की पीडीएफ और फ़ोटो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो उसे आप ज्वाइन कीजिएगा। एडमिन वाला नंबर मेरा है। चलिए सेशन को समाप्त करते हुए मैं 2 लाइन आपको बोलता हूँ और उसके द्वारा मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। लाइन क्या है? निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है बहुत सारी चीज़ें आपको विचलित करने का कार्य करेंगी, आपको भटकाने का कार्य करेंगी, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने का काम आपको करेंगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना है, अडिग रहना है पढ़ाई के प्रति और एग्ज़ाम तक आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है। निगाहों में मंजिल साफ थी, एक सरकारी सीट आपको पाना है BBSPU का, तो इसके लिए आप पढ़ाई कीजिए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि इस मैराथन का क्या अनुभव रहा, क्या आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं। ज़रूर आप अपना राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा।